वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, कल हम लोगों ने इसके कृषि के एग्रीकल्चर के 30 क्वेश्चन क्लास 8 के एनसीईआरटी से देख लिए थे। आज हम लोग 30 के बाद 31वां क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और ये क्लास 10 के एनसीईआरटी का है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर जितना आपने दिया वो भी था और आज जो चल रहा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और इस पर थोड़ा डिस्कशन करिएगा ताकि सारी चीज़ें तैयार हो जाए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप उसको अगर देखेंगे तो आप तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कर्तन दहन प्रणाली किसी को कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, करा कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, असम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं, रोका कहते हैं, झूम कहते हैं, दीपा कहते हैं, मोसले कहते हैं। बताइए भाई इसमें से क्या कहते हैं, बताइए कौन सी खेती कहते हैं? तो याद रखिएगा इस क्षेत्रों में इसे झूम की खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो झूम की खेती कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। फिर से सुनिए, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मणिपुर। मणिपुर, देखिए मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। मणिपुर में इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पामलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामलू। देखिए ये पामलू कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? मणिपुर में। किस खेती को कहा जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली को कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? मणिपुर में। कहाँ कहा जाता है? मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा गया है। कहाँ कहा, क्या कहा गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा गया है? तो इसे दीपा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसे क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। छत्तीसगढ़, कहाँ की बात कर रहा हूँ? छत्तीसगढ़। और कहाँ पर? अंडमान में। कहाँ पर? अंडमान, ठीक है, निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दीपा कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, पामलू कहाँ कहा जाता है? तो पामलू कहा जाता है आपका मणिपुर में। और अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दीपा कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, दीपा कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज सुनिएगा, एक शब्द है रोका। ये भी क्या है? ये भी कर्तन दहन प्रणाली का ही नाम है और इसे रोका कहाँ कहा जाता है? तो आपको बता दूं, ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ब्राजील में, ठीक है। और याद रखिएगा इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो रोका ब्राजील में, झूम कहा जाता है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। फिर दीपा कहा जाता है आपका, कहाँ पर कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर। और कहाँ पर कहा जाता है? तो आपको बता दूं, अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। और मोसले कहाँ कहा जाता है? मोसले कहाँ कहा जाता है? तो मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका में, ठीक है, मध्य अफ्रीका में, ठीक है, इसे मोसले कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे मोसले कहा जाता है। और रोका कहाँ कहा जाता है? तो ब्राजील में कहा जाता है। रोका कहाँ कहा जाता है? तो ब्राजील में कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, म से मैक्सिको, म से मध्य अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। मध्य से, म से मैक्सिको और म से मध्य अमेरिका, तो इसे क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ट्रिपल एम याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, रोका ब्राजील में कहा जाता है। रोका ब्राजील में कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है, ठीक है, मिल्पा कहा जाता है। अंडमान निकोबार में और छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या कहा जाता है? तो इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कर्तन दहन प्रणाली किसी को मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो अभी बताया कि मणिपुर में पामलू कहा जाता है। मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। रोका कहाँ कहा जाता है? ब्राजील में कहा जाता है। झूम कहाँ कहा जाता है? तो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम,
सॉरी मणिपुर नहीं, मिजोरम और नागालैंड में इसे क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। दीपा कहाँ कहा जाता है, दीपा कहाँ कहा जाता है, तो अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ के बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। अब और सुनिएगा ध्यान से, देखिए मिल्पा हो गया मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, वेनिजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है, कोनुको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोनुको कहा जाता है वेनिजुएला में, ठीक है। मोसले कहाँ कहा जाता है, तो मध्य अफ्रीका में कहा जाता है, मोसले कहाँ कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में, और वेनिजुएला में कोनिको कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, और वियतनाम में रे कहा जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए कर्तन दहन प्रणाली कृषि को वेनिजुएला में क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया कि वेनिजुएला में इसको कोनिको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोनिको कहा जाता है, ठीक है। वियतनाम में रे कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है। मैक्सिको मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। मोसले कहाँ कहा जाता है, तो मोसले मध्य अफ्रीका में कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में। देखिए मैं आपको बार बार एकदम याद करा दूंगा, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो याद करा दूंगा कि मध्य अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है। और रोका कहाँ कहा जाता है, ब्राज़ील में, कहाँ कहा जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग, मध्य अफ्रीका में मोसले, ठीक है, ब्राज़ील में रोका, वेनिजुएला में कोनिको, ठीक है, याद रहेगा। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया कि इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, बताइए भाई इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, तो इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। जबकि रे कहाँ कहा जाता है, तो रे वियतनाम में कहा जाता है, रे कहाँ कहा जाता है, वियतनाम में। मोसले कहाँ कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में कहा जाता है, मोसले कहाँ कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में कहा जाता है। इतना याद करा दूंगा कि एकदम आप रट जाएंगे। रोका कहाँ कहा जाता है, ब्राज़ील में कहा जाता है, ठीक है। कोनिको कहाँ कहा जाता है, कोनिको कहाँ कहा जाता है, वेनिजुएला में कहा जाता है। सुनते रहिए बस, ठीक है। कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मध्य प्रदेश में कहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, बेबर या दहिया कहा जाता है, ठीक है। पोड़ू या पेंडा कहा जाता है। मापा डाबी, पामा डाबी या कुमान या बरिया, बरीगा कहा जाता है, या कुमारी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती के अनेक नाम से जाना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश में इसे बेबर और दहिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेबर और दहिया कहा जाता है, बेबर और दहिया कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, बेबर और दहिया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बेबर और दहिया। आंध्र प्रदेश में पोंडू और पेंडा कहा जाता है, पोंडू अथवा पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में क्या कहा जाता है, तो पामा डाबी या कोमान या बरीगा कहा जाता है, पामा डाबी, कोमान और बरीगा कहा जाता है उड़ीसा में। और पश्चिम घाट में, पश्चिम घाट में कुमारी कहा जाता है, पश्चिम घाट में क्या कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है, पश्चिम घाट में क्या कहा जाता है, कुमारी का। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे और वाल्टेरे कहा जाता है, वालरे और वाल्टेरे, वालरे और वाल्टेरे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाल्टेरे कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे और वाल्टेरे। हिमालय में इसे खिल कहा जाता है, हिमालयन क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। बेबर दहिया कहाँ कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। पोड़ू और पेंडा कहाँ कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान और बरीगा कहा जाता है, जबकि कुमारी कहाँ कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में कुमारी। और वालरे और वाल्टेरे कहाँ कहा जाता है, अभी समझ में आएगा आपको। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 36। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वालरे और वाल्टेरे कहा जाता है। खिल कहाँ कहा जाता है, हिमालयन क्षेत्र में कहा जाता है। करुआ, देखिए आ गया, करुआ कहाँ कहा जाता है, करुआ कहाँ कहा जाता है, झारखंड में, झारखंड में इसे करुआ कहा जाता है, 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 याद रखिएगा। और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। आइए भाई चलते हैं, चलिए देखें, कह रहा है कि रबी की फसलों को शीत ऋतु में किस महीने में बोया जाता है, शीत ऋतु में किस महीने में बोया जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, नवंबर से दिसंबर, अप्रैल से जून। तो शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में बोए जाने वाली फसल की बात कर रहा है, किस ऋतु में भाई, तो शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में बोए जाने वाली फसलों के बारे में बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं इसका क्या निकल कर आता है। तो कह रहा रबी फसलों को शीत ऋतु में किस महीने में बोया जाता है,
शीत ऋतु के किस महीने में रबी फसलों को बोया जाता है? तो याद रखिएगा, शीत ऋतु में रबी की फसलों को अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? तो अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य में काट लिया जाता है। ठीक है, सॉरी, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। याद रखिएगा, अप्रैल और जून में, मतलब जो रबी का फसल बोएंगे उसे अप्रैल और जून में काट लेंगे। नवंबर और अक्टूबर और दिसंबर में बोएंगे। देख लीजिए फिर से, रबी की फसल को अक्टूबर, जो ठंडी शुरू होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके बीच में बो देंगे। फिर उसके बाद आप कब काट लेंगे? तो कब काटेंगे? तो अप्रैल से लेके जून के बीच में काट लेंगे। ठीक है, मध्य में काटा जाता है। अच्छा, इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो गेहूं है। क्या है? गेहूं है। पहला क्या होगा? गेहूं हो गया। फिर क्या है? जौ है। ठीक है, क्या है? जौ है। फिर क्या है? मटर है। ठीक है, फिर क्या है आपका? चना है। ठीक है, चना है। फिर क्या है? सरसों। अब सुनिएगा, मेरी बात को याद करने का, लोगों को ये चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, तो आप क्या करिएगा, सिर्फ रबी की फसल याद रखिए। रबी की फसल क्या याद रखेंगे? गेहूं, जौ, मटर, चना, ठीक है, सरसों। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, ये सब याद हो गया। अब सुनिए ध्यान से, इनके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। दूसरी चीज़, अब जब आपको जितनी बच रही हैं, जैसे इसके बाद क्या होगा? खरीफ की फसल, जायद की फसल। जायद की फसल में क्या होगा? खीरा, ककड़ी, यही सब होता है। बाकी जो बच गया वो कौन सी होंगी? जायद की फसल होंगी। याद रखिएगा, याद करने का यही तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं। देखो, कह रहा है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। मैंने कहा ना कैसे याद रखना है। तो कह रहा है कि रबी की फसल गेहूं है, जौ है, मटर है, क्या है? मटर है, मक्का है। बताइए भाई, इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, बताइए भाई, बताइए कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो याद रखिएगा, रबी की फसल मक्का नहीं है। मक्का रबी की फसल नहीं है, मक्का। जबकि गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, ये सब क्या है? रबी की फसल है। कब से बोई जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। काटी कब जाती है? तो अप्रैल से जून के समय में। चलिए देखते हैं। रबी फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? तो कब काटते हैं खरीफ की फसल को? खरीफ की फसल को कब काटा जाता है? बताइए भाई, खरीफ की फसल को कब काटा जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, सितंबर से अक्टूबर, अप्रैल से जून। बताइए कब काट लिया जाता है? तो याद रखिएगा, इसको काटने का जो समय होता है वो क्या होता है? सितंबर से अक्टूबर होता है। कब होता है? सितंबर से अक्टूबर होता है। सितंबर से अक्टूबर होता है, काट ली जाती है सितंबर से अक्टूबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में काट ली जाती है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। यानी ये सारी फसलें इस खरीफ में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। चावल की खेती मुख्य रूप से असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, महाराष्ट्र में होता है, विशेषकर कोंकण क्षेत्रों में भी होता है। और याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये चावल की खेती साल भर में 2 या 3 बार हो जाती है। याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। चलिए अब देखिए भाई, कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, बाजरा, तूर, सरसों, कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा, सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं, वो रबी की फसल है। सरसों जो है वो रबी की फसल है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है चावल की फसल के लिए उच्चतम तापमान का होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 सेंटीग्रेड, 30 सेंटीग्रेड, 28 या 35। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको चावल के बारे में कुछ और अच्छी बातें बता दें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो आनी है, ठीक है, तो उनके बारे में जानते रहिए। देखिए, चावल अधिकांशतः भारत का खाद्यान्न पदार्थ है, यानी चावल जो है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर उत्पादक के मामले में। और यह एक खरीफ की फसल है। इसके लिए 25 सेल्सियस का क्या होता है? ऊपर तापमान चाहिए, 25 सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। अगर इससे कम वर्षा हुई तो दिक्कत है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जाता है। भाई तो ठीक है, उगाया जाता है, लेकिन ज़रूरत अब जहाँ पर पानी की कमी रहेगी तो वहाँ नहीं उगेगा। तो चावल उत्तर और पूर्वी मैदान
तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। मैंने सब बता भी दिया आपको। नहरों के जाल और नलकूपों के साधन से पंजाब हरियाणा में, ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कुछ कम क्षेत्र जहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश होती है वहाँ पर भी इसकी खेती की जा रही है। किसकी? तो चावल की। 100 सेमी से ऊपर आपको वर्षा चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बताइए भाई कौन सा ऐसा फसल है ये जिसको 50 से 75, ठीक है, वर्षा की जरूरत होती है। गेहूँ, मक्का, दालें या चावल। बताइए। चावल का मैंने बता दिया 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए, एकदम याद रखिएगा, उसमें कहीं नहीं भूलना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ के लिए क्या चाहिए? तो 50 से 75 वार्षिक वर्षा चाहिए। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली चावल, दूसरी गेहूँ, जो देश को उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने की ठीक है, शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब ठंडी की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है? तो खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेमी वर्षा होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। और देश में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं को क्या किया जाता है? पैदा किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं? तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है या उपर्युक्त सभी। बताइए भाई भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज पूछ लेगा, भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा ज्वार, बाजरा, रागी तीनों हैं, ठीक है, तीनों क्या है? मुख्य मोटे अनाज हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, और क्या है? रागी। ये मुख्य मोटे अनाज हैं और ये मोटे अनाज कहे जाते हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अभी आपके सामने क्वेश्चन भी आएगा। किस मोटे अनाज में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है? ज्वार, बाजरा, रागी और इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो याद रखिएगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रागी। रागी में आपको लोहा मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सूक्ष्म पोषक मिलेंगे, भूसी मिलेगी। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश का तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अब पूछ लेगा कि जो ज्वार है, ज्वार जो है भारत में कौन से नंबर की मुख्य महत्वपूर्ण फसल है? तो याद रखिएगा तीसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो ज्वार है। कौन सी है? ज्वार है तीसरी महत्वपूर्ण फसल, ठीक है, समझ में आई बात। यह फसल वर्षा पर निर्भर रहती है, ठीक है, अधिकतम आर्द्र क्षेत्रों का उगाए जाने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमुख राज्य इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके मोटे अनाज के लिए जाने जाते हैं। अब देखिएगा कह रहा ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है फसल है। बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाने वाला फसल है। बताइए भाई कौन सा होगा? ठीक है, बताइए। इसके लिए काली मिट्टी और बलुआ मिट्टी चाहिए। बताइए कौन सा फसल ऐसा है? बोलिए भाई, बताइए। यह क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका सही आंसर आपको बताना है कि बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए मेरा वीडियो आपको इसी तरह से प्रॉपर अब मिलेगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा, और अगर मेरा हौसला बुलंद हुआ तो मैं आप सभी के लिए सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराऊँगा और भी चीज़ें आपको देता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। वो आपको टोटल मिलेगा, ठीक है। और आप जान लीजिएगा कि क्वेश्चन फंसेंगे मेरे, वो कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।